Today we'll discuss chapter number 8, the overview of working capital management. कुछ कॉन्सेप्ट्स हैं यहाँ पे हम आज वर्किंग कैपिटल के हवाले से सीखेंगे। लेकिन उससे पहले हम वर्किंग कैपिटल कॉन्सेप्ट्स क्या है, वर्किंग कैपिटल इश्यूज कौन कौन से हैं, फाइनेंसिंग करंट एसेट्स यानी शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म मिक्स कैसे बनाएंगे, और कंबाइनिंग लायबिलिटी स्ट्रक्चर करंट एसेट डिसीजन हम कैसे लेंगे। ये 3-4 पॉइंट्स हैं जो हम इस लेक्चर में डिस्कस करेंगे। मैं वेट कर रहा हूँ कि आप सारे एंटर हो जाए क्लास में, फिर अब स्टार्ट करते हैं। एनी हाउ, सबसे पहले विल डिस्कस व्हाट इज वर्किंग कैपिटल। दो किस्म के कॉन्सेप्ट्स हम यूज करते हैं, दैट इज नेट वर्किंग कैपिटल एंड ग्रॉस कैपिटल वर्किंग। नेट वर्किंग कैपिटल बैलेंस शीट के एसेट साइड से कैलकुलेट करते हैं। बहुत सिंपल सा आता है। एसेट साइड से हम तमाम करंट एसेट ले लेंगे और लायबिलिटी साइड से करंट लायबिलिटी ले लेंगे। सो करंट एसेट में से करंट लायबिलिटी माइनस करें, सब्ट्रैक्ट करें, तो रिजल्ट इज नेट वर्किंग कैपिटल होगा। सो नेट वर्किंग कैपिटल का मतलब ये है कि ये वो अमाउंट है जो डे टू डे बिजनेस रूटीन चलाने के लिए ये कैपिटल हमारे पास अवेलेबल है। ये रोजमर्रा के मामूलात है बिजनेस के, जो हमने बिलिंग करनी होती है, शॉर्ट सप्लाईज खरीदनी होती हैं, पेमेंट्स करनी होती हैं, बिल पे ऑफ करने होते हैं, तो उसके लिए ज़रा हमें वर्किंग कैपिटल चाहिए होगा। वो कितना हमारे पास अवेलेबल है, तो आप करंट एसेट्स उठा लेंगे बैलेंस शीट में से और करंट लायबिलिटीज उठा देंगे लायबिलिटी साइड से, दोनों को सब्ट्रैक्ट कर लेंगे, जो अमाउंट आएगी दैट अमाउंट इज कॉल्ड नेट वर्किंग कैपिटल। यूजुअली हम ग्रॉस वर्किंग कैपिटल को भी कॉन्सेप्ट्स को इस्तेमाल करते होते हैं, दैट इज फर्म्स इन्वेस्टमेंट इन करंट एसेट्स। कि करंट एसेट्स के अंदर फर्म की इन्वेस्टमेंट की, दैट सिंपली यू पिक अप द फिगर ऑफ द टोटल करंट एसेट्स फ्रॉम द बैलेंस शीट। जितने भी करंट एसेट्स हैं उनके तमाम को उठा लें और उसकी जो डॉलर अमाउंट होगी, रुपीज अमाउंट होगी, उसको हम ग्रॉस वर्किंग कैपिटल कहेंगे। वर्किंग कैपिटल मैनेजमेंट क्या चीज है? द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ फर्म्स करंट एसेट्स एंड द फाइनेंसिंग नीड्स टू सपोर्ट करंट एसेट्स। बेसिकली करंट एसेट्स को लाइफ ब्लड ऑफ द फर्म कहा जाता है। यानी इससे ये वो चीजें जो सर्कुलेशन में रहती है हर वक्त, और जाहिर है ये जब एसेट्स सर्कुलेट में रहेंगे तो फर्म ग्रो ही करेगा। तो इसकी एडमिनिस्ट्रेशन की जरूरत पड़ती है कि फर्म के करंट एसेट ऑप्टिमल लेवल कितने होने चाहिए। बहुत ज्यादा करंट एसेट रखना भी फर्म के लिए बहुत ज्यादा नुकसानदेह है, और करंट एसेट्स का बहुत ज्यादा कम हो जाना, ये एक लेवल है, उसे कम कर ले तो भी ये फर्म के लिए बहुत ज्यादा हैजर्डियस हो सकता है। सो एक ऑप्टिमल लेवल डिटरमिन करना कि फर्म के पास एक ऑप्टिमल करंट एसेट्स लेवल कितना होना चाहिए, उसकी जो फाइनेंसिंग नीड्स है, शॉर्ट टर्म फाइनेंसिंग है, वो हम किन सोर्सेज से करें। शॉर्ट टर्म बैंक लोन ले लें, लॉन्ग टर्म बैंक लोन ले लें, या फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स लें, बॉन्ड्स और डिबेंचर्स इशू करके वहां से जरूरत करें। बहुत सारे ऑप्शंस हैं जहां से हम ये वर्किंग कैपिटल की फाइनेंसिंग कर सकते हैं, लेकिन कौन सा बेहतर सपोर्ट करेगा फाइनेंसिंग मिक्स इन करंट एसेट्स को, ये हम वर्किंग कैपिटल एडमिनिस्ट्रेशन में सीखेंगे। In a typical manufacturing firm, current asset exceed 1/2 of the total assets. याद रखिए, चूंकि मैन्युफैक्चरिंग फर्म ऐसी होती है जिसमें करंट एसेट्स का लेवल बहुत ज्यादा होता है, क्योंकि इन्वेंट्री रखनी पड़ती है, फिर लेबर्स होते हैं, लेबर से काम लेना पड़ता है, प्रोडक्शन अभी हो रही होती है, सेल जाके मार्केट में टाइम कुछ अरसे के बाद होती है, यूजुअली 5 महीने 6 महीने, और कुछ फर्म्स की नेचर ऐसी होती है कि 6 महीने से ज्यादा टाइम लेती है, 1 साल तक लेती है। तो ऐसे फर्म्स की जो जरूरत होती है वो करंट एसेट्स ज्यादा उनको चाहिए होते हैं। तो यूजुअली जो मैन्युफैक्चरिंग फर्म में करंट एसेट्स का जो लेवल होता है वो आधे से ज्यादा करंट एसेट होते हैं और फिक्स एसेट उसके कम होते हैं। अलबत्ता जो सर्विस बिजनेसेस हैं या ट्रेडिंग बिजनेसेस हैं उसमें ये करंट एसेट्स के लेवल कम होता है, लेकिन मैन्युफैक्चरिंग फर्म के लिए तो सबसे मैं कंसर्न जो होता है, इशू जो होता है, वो वर्क करंट एसेट्स का होता है कि उसका वर्किंग कैपिटल ज्यादा से ज्यादा रखना पड़ता है। एक्सेसिव लेवल कैन रिजल्ट इन सब्सटेंशियल रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट। अगर आप ज्यादा करंट एसेट अपने पास रखते हैं तो इसका इफेक्ट ये होगा कि आपका रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट जो होगा वो डिक्लाइन हो जाएगा, कम हो जाएगा। क्यों होगा इस पे मैं आगे जाके कुछ स्लाइड्स पे डिस्कशन करूंगा। करंट लायबिलिटीज आर प्रिंसिपल सोर्स ऑफ एक्सटर्नल फाइनेंसिंग फॉर स्मॉल फर्म्स।
और छोटी फर्म्स के लिए जो एक्सटर्नल लाइबिलिटीज होती हैं, करंट लाइबिलिटीज, वो एक मेजर सोर्स ऑफ फाइनेंसिंग होती है और रिक्वायर्स कंटिन्यूस डे टू डे मैनेजरियल सुपरविजन। हमें तमाम चाहे करंट लाइबिलिटीज हो, करंट इसको डे टू डे और कंटिन्यूस मैनेजरियल सुपरविजन करनी पड़ेगी। हर वक्त देखना पड़ेगा कि इसमें क्या हो रहा है, और कि जब ये किसी लेवल पे ड्रॉप हो जाए तो उसका रेक्टिफिकेशन उसी वक्त पे करनी पड़ेगी। अगर उसको डिले पे ले छोड़ेंगे तो ये फर्म के बैंकरप्सी की तरफ एक मूवमेंट शुरू हो जाएगी और लेटर ऑन ये बहुत ज़्यादा खतरनाक साबित हो सकते हैं। वर्किंग कैपिटल मैनेजमेंट अफेक्ट्स द कंपनीज रिस्क एंड रिटर्न एंड शेयर प्राइसेस। ये वर्किंग कैपिटल ना कंपनीज के रिस्क और रिटर्न को भी अफेक्ट करती है, बल्कि शेयर प्राइस जो भी है मार्केट में उसको भी अफेक्ट करती है। ये मैं एग्जांपल से कर देता हूँ। अच्छा, हम फर्म्स 3 किस्म की पॉलिसियां अडॉप्ट कर सकती हैं। एक को हम ये 3 पॉलिसी आपके सामने मैंने डिस्प्ले की, पॉलिसी ए, पॉलिसी बी और पॉलिसी सी। अजम्पशन ये है कि 50,000 प्रोडक्शन मार्केट में हो रही, कंटिन्यूस प्रोडक्शन है, डिफरेंट पॉलिसीज एसेट्स के लिए क्या हो सकते हैं। पॉलिसी ए ये है, इसमें देखिएगा इसमें करंट एसेट हाईएस्ट लेवल पे रखे जाते हैं, यानी ये कंजर्वेटिव किस्म की पॉलिसी। और पॉलिसी सी, इसमें करंट एसेट बहुत मिनिमम यानी बहुत कम रखे जाते हैं, ये एक एग्रेसिव किस्म की पॉलिसी है। तो ये पॉलिसी बी में देख लीजिएगा, ना करंट एसेट बहुत ज्यादा है ना कम है, दरमियाने लेवल पे रखे जाइए, एक मॉडरेट किस्म की पॉलिसी है। तो तीनों किस्म की पॉलिसियां अडॉप्ट की जा सकती हैं, एग्रेसिव भी, कंजर्वेटिव भी और मॉडरेट पॉलिसीज भी अडॉप्ट की जा सकती है, राइट। ग्रेटेड करंट एसेट लेवल जनरेट मोर लिक्विडिटी, ऑल अदर फैक्टर्स हेल्ड कांस्टेंट। अगर हम ज्यादा करंट एसेट रखेंगे तो फर्म ज्यादा लिक्विड होगा। ज्यादा लिक्विड का मतलब ये होगा कि फर्म अपनी करंट लायबिलिटीज की अदा करने की सलाहियत बेहतर तौर पर रख सकेगा, राइट। अच्छा, ये रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट को कैसे अफेक्ट करती है? रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट, अब पिछले मैंने फाइनेंशियल स्टेटमेंट के जो चैप्टर पढ़ाया था उसमें मैंने फार्मूला लिखवाया था, नेट प्रॉफिट डिवाइडेड बाय टोटल एसेट। टोटल एसेट को हम अगर देखें तो ये बराबर होते हैं, करंट एसेट बराबर होते हैं कैश प्लस रिसीवेबल प्लस इन्वेंट्री। तो अगर हम रिटर्न इन्वेस्टमेंट को डिवाइड करंट एसेट प्लस फिक्स एसेट, टोटल एसेट को दो हिस्सों में कन्वर्ट करें, करंट एसेट प्लस फिक्स एसेट। अब आपको पता है कि ये जो करंट एसेट्स हैं, ये डिनोमिनेटर में, और डिनोमिनेटर की वैल्यू जब इंक्रीज होती है तो हमारे जाहिर है फिर इस पे इफेक्ट पड़ेगा, रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट में वो डिक्रीज होगा। इसको अगर हम कम करते जाएंगे, इसको लेवल को हम ड्रॉप करते जाएंगे, ड्रॉप किया तो हमारे पास रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट की जो वैल्यू होगी वो बहुत ज्यादा होती जाएगी, यानी इफेक्ट पड़ेगा इससे। अच्छा, इसका प्रॉफिटेबिलिटी पे भी इफेक्ट पड़ेगा। पॉलिसी ए में प्रॉफिटेबिलिटी लो होगी, पॉलिसी सी में प्रॉफिटेबिलिटी हाई होगी। एज करंट एसेट लेवल डिक्लाइन, टोटल एसेट विल डिक्लाइन एंड रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट विल राइज, राइट। जब हम करंट एसेट को डिक्लाइन करेंगे तो हमारे पास रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। रिस्क पे क्या लेवल होगा? डिक्रीजिंग कैश reduces the firm's ability to meet its financial obligations, राइट। अगर हम कैश को कम करते हैं, इन्वेंट्री को कम करते हैं, तो इसका मतलब ये होगा कि फर्म अपने फाइनेंशियल ऑब्लिगेशन मीट करने की जो सलाहियत है वो कम करेगी, यानी यहाँ पर रिस्क हमारा ज्यादा हो जाएगा। रिवर्स लेवल पे चले जाए, स्ट्रिक्ट क्रेडिट पॉलिसी रिड्यूस रिसीवेबल्स एंड पॉसिबल लॉस सेल्स एंड कस्टमर। अगर हम अपनी पॉलिसी को टाइट करते हैं, यानी उधार सेल पे कंप्रोमाइज नहीं करते, तो इससे क्या होगा कि हमारी सेल लेवल क्या हो जाएगी, डिक्रीज होना शुरू हो जाएगी, राइट। इसी तरह लोअर इन्वेंट्री लेवल, अगर हम इन्वेंट्री लेवल कम रखते हैं तो इससे क्या होगा कि हमारा स्टॉक आउट का इशू आ जाएगा। स्टॉक आउट होने से हमारे पास सेल्स पे इफेक्ट पड़ेगा, सेल लॉस्ट हो सकता है, तो इससे भी रिस्क ज्यादा है। अच्छा, रिस्क एनालिसिस ये है कि पॉलिसी ए में रिस्क लो है और पॉलिसी सी में रिस्क हाई है। रिस्क इंक्रीजेस एज द लेवल ऑफ रिटर्न करंट एसेट आर रिड्यूस्ड। अगर हम करंट एसेट लेवल को क्या करेंगे, इंक्रीज करेंगे,
तो एसेट क्या हो जाएंगे, रिड्यूस हो जाएंगे। एसेट रिड्यूस होने से हमारा रिस्क क्या हो जाएगा, हाई होता जाएगा और हाई से कम होता जाएगा। अच्छा, ये रिलेशनशिप आपके सामने है कि पॉलिसी ए में लिक्विडिटी हाई है, लिक्विडिटी हाई हो रखने से प्रॉफिटेबिलिटी लो होगी, प्रॉफिटेबिलिटी लो होने से रिस्क भी हमारा लो होगा। और अगर हम पॉलिसी सी यानी एग्रेसिव पॉलिसी पे जाएंगे तो उसमें लिक्विडिटी तो लो होगी लेकिन प्रॉफिटेबिलिटी और रिस्क दोनों हाई हो जाएंगे। सो प्रॉफिटेबिलिटी वेरीज इनवर्सली विद द लिक्विडिटी while profitability moves together with risk, risk and return goes hand in hand। ये हम पहले सीख चुके हैं कि रिस्क और रिटर्न का डायरेक्ट रिलेशनशिप है। तो प्रॉफिटेबिलिटी अगर कम होगी रिस्क भी कम होगा, रिस्क ज्यादा होगा तो प्रॉफिटेबिलिटी भी ज्यादा होगा। अच्छा, क्लासिफिकेशन ऑफ वर्किंग कैपिटल अगर हम करें तो इसके दो कंपोनेंट्स हैं, कैश, मार्केटेबल सिक्योरिटीज, रिसीवेबल्स और इन्वेंट्रीज। ये इसके चार मेजर कंपोनेंट होते हैं वर्किंग कैपिटल के, कैश, मार्केटेबल सिक्योरिटीज, रिसीवेबल्स और इन्वेंट्रीज। अगर इसको हम दो एस्पेक्ट से देखते हैं कि कुछ करंट एसेट ऐसे होते हैं जो हमने परमानेंटली रखने पड़ेंगे और कुछ एसेट होंगे जो हम टेम्परेरी रखेंगे। सो इसका मतलब है कि वर्किंग कैपिटल के दो पोर्शन होंगे, फिक्स पोर्शन और टेम्परेरी पोर्शन। सो टाइम वेरिएशन इसके अंदर से होगा कि कुछ को हमेशा हम एक फिक्स लेवल पे रखेंगे, उस लेवल को हम डिस्टर्ब नहीं करेंगे। हाँ, सीजन में कुछ ऐसी आ जाती है फर्म, जैसे मैन्युफैक्चरिंग फर्म का होता है, उसका रॉ मटेरियल का मार्केट से बाय करने का, उठाने का एक सीजन होता है। ये वो टाइम होता है जब उसको अपने करंट एसेट को ज्यादा रखने पड़ेंगे। ये टेम्परेरी पोर्शन होगा वर्किंग कैपिटल का। ये ग्राफ के जरिए अगर मैं रिप्रेजेंट करूं, ये वाला पोर्शन जो है ये हमारे पास करंट एसेट्स का परमानेंट पोर्शन है। परमानेंट पोर्शन का मतलब है कि इसको हम हमेशा फिक्स रखेंगे, इसके अंदर चेंज नहीं लेके आएंगे। लेकिन अबव दैट लेवल, ये आपके ऊपर नजर आ रहा है ग्रीन लाइन में, ये टेम्परेरी करंट एसेट्स होंगे। यानी वक्त के साथ, जरूरत के साथ साथ हम इसके अंदर इजाफा भी करेंगे और जब जरूरत नहीं पड़ेगी इसको हम स्विच करके कम कर लेंगे। लेकिन किसी भी स्टेज पर हम ये इस लेवल से, ये रेड लाइन से नीचे नहीं गिराएंगे, ये हमें परमानेंट रखना पड़ेगा। अच्छा, मैं डायरेक्टली आपके पास एक चीज पे जाता हूं। ओके, अगर हम लाइबिलिटी स्ट्रक्चर और करंट एसेट डिसीजंस हैं तो इसको अगर हम कंबाइन करें ये बड़े अहम पॉइंट होते हैं, मैं बाकी चीजों पे डिस्कस नहीं करना चाहता। The level of current asset and the method of financing those assets are interdependent। लेवल ऑफ करंट एसेट्स कितने होंगे और मेथड ऑफ फाइनेंसिंग कैसे करेंगे, ये आपस में इंटरडिपेंडेंट है। कितने करंट एसेट हमने रखने, जितने अगर करंट एसेट ज्यादा रखने होंगे तो फिर हम मेथड ऑफ फाइनेंसिंग जो होंगे उसके लिए उसी नेचर के ढूंढना शुरू कर देंगे। The conservative policy of high level of current asset allow a more aggressive method of financing current assets। कंजर्वेटिव पॉलिसी के तहत हमने क्या करेंगे, एग्रेसिव मेथड ऑफ फाइनेंसिंग इस्तेमाल करेंगे कि इसमें हम शॉर्ट टर्म फाइनेंसिंग की तरफ जाएंगे बनिस्बत लॉन्ग टर्म फाइनेंसिंग। Conservative method of financing all equity allows an aggressive policy of low level of current assets। कंजर्वेटिव पॉलिसी एक ऐसी पॉलिसी होती है कि जिसमें हम अपने करंट एसेट्स का लेवल जो है वो हम क्या रखेंगे, कम रखेंगे, मिनिमम पे रखेंगे। जाहिर है जब हम मिनिमम पे रखेंगे तो उसकी जो फाइनेंसिंग नीड होगी वो भी हम कहाँ से पूरी करेंगे, शॉर्ट टर्म फाइनेंसिंग से पूरी करेंगे। वो शॉर्ट टर्म फाइनेंसिंग में जो इंटरेस्ट रेट होता है वो कम होता है, रेट ऑफ इंटरेस्ट हमें कम बर्दाश्त करना पड़ेगा, तो इससे हमारी प्रॉफिटेबिलिटी पे पॉजिटिव इफेक्ट पड़ेगा और रिस्क पर भी पॉजिटिव इफेक्ट पड़ेगा। राइट, अब इसमें जो कुछ डिस्कशन पॉइंट्स हैं वो मैं आपके सामने रख लेता हूं कि हमने बात की थी कि दो किस्म के पॉलिसीज जो होती हैं वो हम अडॉप्ट करते होते हैं वर्किंग कैपिटल के हवाले से। एग्रेसिव पॉलिसी भी अडॉप्ट करते होते हैं और कंजर्वेटिव पॉलिसी को भी अडॉप्ट करते होते हैं। ये दोनों पॉलिसी डिपेंड करती हैं कि हमारा नेचर ऑफ बिजनेस क्या है। राइट, नेचर ऑफ बिजनेस
ओके, मैंने स्लाइड बंद कर दी है एक्चुअली। मैंने सिर्फ डिस्कशन के ऊपर आ चुका हूँ, स्लाइड बंद कर दी है, राइट। मैंने अपनी बात डिस्कशन की, इस बात की कि हमारे पास दो किस्म के नजर आते हैं पॉलिसी हैं। एक कंजर्वेटिव पॉलिसी है जिसमें हम करंट एसेट्स को मिनिमम लेवल पे रखते हैं, और ये एग्रेसिव पॉलिसी है। और एक कंजर्वेटिव पॉलिसी ये होती है कि हम अपने करंट एसेट्स को लेवल को हाई रखते हैं। करंट एसेट्स के लेवल को क्या रखते हैं हम? हाई रखते होते हैं। मैन्युफैक्चरिंग बिजनेसेस ऐसे बिजनेसेस होते हैं कि जिसमें करंट एसेट्स का जो लेवल है वो हमें हाई रखना पड़ता है। हाई इसलिए रखना पड़ता है कि वहां प्रोडक्शन और सेल के दरमियान टाइम गैप बहुत ज्यादा होता है। जैसे हम सीमेंट सेक्टर की बात करें, टेक्सटाइल की बात करें, केमिकल सेक्टर की बात करें, ये ऐसी फर्म्स हैं कि जो रॉ मटेरियल बाय करती हैं, प्रोसेसिंग करती हैं, फिनिश गुड में कन्वर्ट करती हैं, उसके बाद वेयर हाउसिंग में रखती हैं, उसके बाद होलसेल की तरफ जाती हैं। ये रॉ मटेरियल से बाय करने से लेकर सेल के दरमियान टाइम गैप बहुत ज्यादा होता है। यानी आप अभी इन्वेस्ट तो कर रहे हैं, लेबर को पे ऑफ कर रहे हैं, इन्वेंट्री पे ऑफ कर रहे हैं, ओवरहेड्स पे करते हैं, फैक्ट्री ओवरहेड्स पे कर रहे हैं, ये बहुत सारी चीजें हैं जो अभी करंटली आप पे करें, लेकिन इसका रेवेन्यू बहुत लेट आएगा। तो ऐसी सूरत में आप मैन्युफैक्चरिंग फर्म को आपने क्या करनी पड़ेगी? शॉर्ट टर्म फाइनेंसिंग की तरफ जाना पड़ेगा और अपना करंट एसेट लेवल को बहुत ज्यादा हाई रखना पड़ेगा। इसलिए कहा जाता है कि मैन्युफैक्चरिंग फर्म्स के अंदर जो करंट एसेट का पोर्शन होता है 1/2 से ज्यादा होता है, यानी 1/2 से यानी 50% से ज्यादा करंट एसेट। और टोटल एसेट अगर है 1 लाख, तो उसमें से 50% से अबाउ उसके करंट एसेट रखने पड़ेंगे, 40% 30% उसको फिक्स एसेट रखने पड़ेंगे। लेकिन सर्विस बिजनेसेस हो गए या ट्रेडिंग बिजनेसेस हो गए जो फिनिश गुड की ही डीलिंग करते होते हैं, तो उसको या करंट लेवल जो होगा वो करंट एसेट उसका लेवल बहुत कम होता है। तो ऐसी फर्म जो ट्रेडिंग बिजनेस है वो तो एग्रेसिव पॉलिसी पे जा सकती हैं, लेकिन कंजर्वेटिव पॉलिसी एग्रेसिव पॉलिसी पे कंजर्वेटिव पॉलिसी का ऑप्शन जो होगा वो मैन्युफैक्चरिंग फर्म के लिए ही रहेगा कि वो कंजर्वेटिव पॉलिसी पे जाए, अपनी कैश, अकाउंट रिसीवेबल्स, इन्वेंट्री और दूसरे प्रीपेड्स जो होंगे उनका लेवल उनको हाई रखना पड़ेगा। और ऐसी फर्म्स को फिर कहाँ जाना पड़ेगा? बैंक की तरफ जाना पड़ेगा, जहां से वो शॉर्ट टर्म फाइनेंसिंग लो इंटरेस्ट रेट पर अपने लिए चीजें बाय करें, लो इंटरेस्ट रेट पे वो बारोइंग करें, ताकि उन पे इंटरेस्ट की कास्ट जो है वो कम आ जाए। और ये इंटरेस्ट कास्ट कम आ जाना ही फर्म के लिए बेहतर हो, क्योंकि आपके सामने मैंने लास्ट जो डिस्कशन की थी कि वहां पे हमने देखा था कि इंटरेस्ट कवरेज रेशो पे इफेक्ट आ रहा था। यानी फर्म जो इंटरेस्ट कवर कर रही थी, लोन पर लोन लिया, उसको इन्वेस्ट किया, उस पे जो इंटरेस्ट पे कर रही हैं और जो उस पे कमा रहे हैं उसका दरमियान गैप कम था, यानी कवरेज रेशो कम थी, जिससे फर्म की प्रॉफिटेबिलिटी पे इफेक्ट पड़ रहा था, और यही उसकी लिक्विडिटी पे इफेक्ट आता है, उसके रिस्क लेवल पे इफेक्ट आता है। ये बहुत सारी चीजें होती है जो इंटर कोरिलेटेड होती हैं। इंशाल्लाह इस पे कुछ मजीद बातें आने वाले दिन पे की जाएंगी। यहाँ तक कोई क्वेश्चन है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं।